गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। अब परिवहन में अपन ने क्या पढ़ा परसों दिनेश? मैम बंदरगाह। बंदरगाह क्या होती है? बंदरगाह जहाँ पे जहाजों से सामान उतारा चढ़ाया जाता है। हाँ, तो कितने प्रकार की बंदरगाह बताई थी मैंने? अपन ने पढ़ा था ना 3-4 प्रकार की। कौन कौन सी? मैम एक तो जो समुद्र तल से स्थल की ओर होती है, थोड़ा अंदर की तरफ होती है, तो उनका नाम भी होगा, पता है? रक्षित है? आया नहीं था? अंतःस्थलीय किसी को नहीं है ध्यान? मैंने कहा था घर जाके पढ़ना, पढ़ते नहीं हो घर जाके? अंतःस्थलीय, ज्वारीय बंदरगाह, लैगून पढ़ा था ना अपन ने। और प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा जैसे तट पे बनी हुई है। ज्वारीय जहां तक वो ज्वारों का पानी मतलब लहरों का पानी जहां पहुंचता है उन तक। लैगून झील के रूप में भी बनी हुई है। और अंतःस्थलीय, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आज। अपन ने 3 परिवहन पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए दिनेश? मैम हाँ, और रेल मार्ग। हाँ, अपन ने सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन भी पढ़ लिया ना। 4 परिवहन के साधन पढ़ लिए। अब लास्ट है अपना वायु परिवहन। अब देखो, यह एक तो नया परिवहन है। दूसरा यह तीव्रगामी परिवहन है। तीव्रगामी का मतलब समझता है? जल्दी से जहां पहुंचना हो ना उसके लिए। लेकिन अब ये जिसके फायदे होते हैं उनकी कुछ चीजें नुकसान भी होती हैं। ये महंगा है, ठीक है। इसका रख रखाव मेंटेनेंस जो है वो महंगा है इसका। तो इसलिए एक इसमें जैसे ज्यादा सामान को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता, लिमिट है, ठीक है। जैसे जल परिवहन है, जल परिवहन टाइम ज्यादा लगता है लेकिन सस्ता परिवहन, सामान भी ज्यादा। हाँ, ठीक है। भारी सामान को जैसे इधर से उधर ले जाने के लिए जहां पे जल मार्ग या कोई समुद्र है, झील है, छोटे समुद्र महासागर है, वहां से जल मार्ग का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन तीव्रगामी साधन के रूप में अपन को वायु मार्ग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो, बुक नहीं लाया गजेश? वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण तथा विशाल देश में स्वतः स्पष्ट है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन देश के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें यह बताया गया है कि जहां पे जैसे और परिवहनों के द्वारा, और कौन कौन से परिवहन है? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है। इनके द्वारा जहां पहुंचना असंभव होता है ना, वहां भी वायु परिवहन के द्वारा पहुंचा जा सकता है। चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे कितना भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हो, ठीक है, घने जंगल हो। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया। अब आपको याद रखना है कब हुआ था? 1911 में नैनी से इलाहाबाद के बीच में, ठीक है, याद रखना है आपको। सबसे पहले वायु परिवहन कब चालू किया गया था? 1911 में। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर इंडिया एयरलाइंस की अनुषंगी तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। अब यह नाम आया घरेलू विमान सेवाएं। घरेलू विमान सेवा क्या होती है? आंतरिक देश में। हाँ, वेरी गुड।
जैसे एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को आप घरेलू विमान सेवा बोलते हैं। जैसे भारत के अंदर ही कहीं, जैसे दिल्ली से अपन को मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, तो ये आंतरिक भाग में हो गया ना। तो एक घरेलू विमान सेवा का मतलब छोटे रास्ते को तय करने के लिए, और जब विदेशों में जाते हैं तो वो बड़ा रास्ता होता है, उसके लिए जैसे सरकार की जो सरकारी विमान है और कुछ प्राइवेटों को भी परमिशन दे रखी है। ठीक है, देश में सरकारी बड़ी प्राइवेट है, ये कंपनियां ये इंडिया एयरलाइंस, ये दो पड़ी है ना, इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर, ये दोनों एक ही उसके भाग हैं। ये इसके सरकार से अप्रूव्ड है, आप इनको सरकारी बोल सकते हो। ठीक है ना। और निजी कंपनियां जो अलग हैं, जो पर्सनल जैसे किसी व्यक्तिगत होती है। एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध करवाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आपात संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब भारत में अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण देश को 4 बड़े हवाई अड्डों में, अब 4 बड़े हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? वही जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाले बताए थे ना मैंने, सड़क मार्ग नहीं बताया था अपन ने, उसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, ये 4 प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाते हैं। अंतरराष्ट्रीय का मतलब तो समझ गए ना, जो दूसरे देशों में, और राष्ट्रीय का मतलब देश के अंदर ही, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशी हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंध करता है। देश के विमानपत्तनों को उनके कार्य विशेषता, महत्व तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा गया है। ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं? देखो, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन। अब जो हवाई अड्डे हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन। अंतरराष्ट्रीय का मतलब मैंने अभी बता ही दिया, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन। अब अंतरराष्ट्रीय जो है उनसे क्या होता है, अपन ने 4 मुख्य पढ़े हैं, उनके नाम देख लो। यहाँ अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध है। देश में निम्न पत्तन अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध कराते हैं: जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन, सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई, सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन दमदम हवाई अड्डा कोलकाता, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली, मीनाम्बक्कम चेन्नई, तला तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहां से दूसरे देशों में ये विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं हवाई अड्डों के नाम। इसके अतिरिक्त बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कैलीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और नेदुम्बरी में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है। अब है प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन। ये छोटे बड़े सभी प्रकार के वायुयानों को उतारने एवं उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये निम्न है: अगरतला, अहमदाबाद, राजा सेसी, अमृतसर, आमोसी, लखनऊ, पटना, बेगमपेट, हैदराबाद, सेंट थॉमस, चेन्नई, सफदरजंग, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, चिरापल्ली, बड़ा पानी, शिलोंग आदि। ठीक है, अब देखो ये छोटे और बड़े। छोटे जो हवाई पत्तन हैं वो तो देश में ही सेवा उपलब्ध कराते हैं, और जो बड़े मुख्य शहरों के देखो ऊपर जो अपन ने अंतरराष्ट्रीय पढ़े हैं ना, ये याद रखने हैं आपको अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन कौन से। ठीक है,
मुख्य मुख्य शहरों के नाम आपको 8-10 तो याद होने ही चाहिए। 4 तो अपने मुख्य पड़े हैं, उसके अलावा देखो श्रीनगर है, ये जयपुर है, ये बता रखे नहीं इसमें, गोवा है, अमृतसर है, नागपुर है, पुणे है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देश में 38 मध्य श्रेणी, 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन व सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी हैं जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान में जयपुर सांगानेर स्थित विमानपत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है। यहाँ 2 टर्मिनल हैं जहां से देश व कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी एवं निजी विमान कंपनियों द्वारा किया जाता है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त रातानाडा, जोधपुर एवं डबोक, उदयपुर में मध्यम श्रेणी के पत्तन हैं जहां से देश के कुछ प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध है। कोटा में भी छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है और अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है जहां से शीघ्र ही वायु सेवाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, अब ये थी वायु परिवहन। सबसे पहले भारत में 1911 में शुरू की गई थी। ये जो अपने परिवहन के साधन है ना, इनका विकास स्वतंत्रता के बाद ही अधिक हुआ, ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो विकास किया था वो भंग हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो भारत का विभाजन हुआ था ना, इससे जैसे जो मुख्य सड़कें थी वो आधी पाकिस्तान में चली गई, आधी बांग्लादेश में चली गई थी, ठीक है ना। क्योंकि पहले जो ये दोनों थे ना, अब जो बांग्लादेश है ये शुरू में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना था, पता होगा ना आपको, बाद में बनाया बांग्लादेश। तो ये क्योंकि ये पहले एक ही था, भारत ही था ये पूरा, लेकिन जब इसका जैसे भाग हो गए, अलग अलग ये दो देश बन गए, तो जो मुख्य सड़क मार्ग थे वो भंग हो गए थे, तो उनको फिर दोबारा जैसे करना पड़ा था, ठीक है। तो सारे परिवहन अपन ने पढ़ाया है। विकास इनका मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद हुआ है। इसमें भी 1911 में चलाई गई थी। नैनी से इलाहाबाद के बीच में कई बार छोटे नैनी इसमें है, उत्तराखंड में। नैनीताल अलग है, नैनी एक जगह का नाम है। हाँ, ठीक है। अब इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो मुख्य मुख्य जो शहर हैं बड़े, उनसे शुरू की जाती है और अपने राजस्थान के संदर्भ में जैसे, और कुछ मुख्य जैसे आंतरिक जो विमान सेवाएं हैं वो आंतरिक भाग में की जाती हैं। अब इसके बाद में जैसे अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़े, राजस्थान में सबसे बड़ा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर, जयपुर, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में अब बनने लग रहा है, ठीक है ना, कोटा में है। तो ये छोटे हवाई अड्डे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर, ठीक है। आगे अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जैसे ये तीव्रगामी साधन है जल्दी से पहुंचने के लिए, ठीक है। किसी भी स्थान पे दुर्गम से दुर्गम स्थान, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है या वनीय क्षेत्र है, वहां पहुंचना इस विमान के द्वारा, इस परिवहन के द्वारा संभव है, ठीक है ना। जैसे अपन ने पढ़ा सड़कें हैं, दुर्गम क्षेत्रों में कम पाई जाती हैं या बहुत ही मुश्किल होता है। अब रेल परिवहन है वो भी नहीं होता, जल परिवहन है वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो जल के बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन ये महंगा जरूर है, लेकिन ये उपयोगी बहुत है, ठीक है। अब आगे है संचार सेवाएं। अब संचार सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे अपन ने परिवहन के साधन पढ़े, इसी प्रकार से संचार सेवाएं हैं। अब संचार सेवाओं में देखो, संचार का मतलब क्या होता है? एक मैसेज को या कोई भी बात को दूसरे तक पहुंचाना, संचार का यही होता है ना मतलब। तो इसके साधन अलग अलग हैं। पहले जैसे टेलीग्राम थे, चिट्ठियां थी, रेडियो, फिर टेलीविजन आए। अब जैसे इंटरनेट है मुख्य, ठीक है ना। तो इंटरनेट के माध्यम से अपन कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो यह भी एक मुख्य
साधन है। अब क्या हो गया? ईमेल, हाँ, ईमेल है, इसके इंटरनेट ही बोल सकते हो आप। इसमें आप विश्व में कहीं की भी जानकारी ले सकते हो, देख सकते हो प्रत्यक्ष कि वहां पर की जीवन किस प्रकार का है, वहाँ जलवायु किस प्रकार की है, या वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ उद्योग धंधे कौन कौन से डेवलप हैं, किधर है। आजकल देखो संचार के जब विकसित हो रहा है तो कितना इजी हो गई ना लाइफ। तो संचार के साधनों का भी विकास किस प्रकार से हो रहा है ये अपन पढ़ेंगे इसमें। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम प्राप्त हैं हो गए हैं जो हमें जीवन की सभी सुविधाएं में आराम प्रदान करते हैं। आज संचार मानव की मुट्ठी से समाया हुआ है तथा संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली गई हैं जो हमें आधुनिकता के दौर में काफी ऊपर लाकर खड़ा करती हैं। संदेश प्राप्त करता है, संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। समझ गए इस बात का अर्थ दिनेश? गतिविहीन रहने के बावजूद समाचार पहुंच जाता है। मतलब अपन को जाने की जरूरत नहीं है। अब अपन जैसे कहीं भी जानकारी लेनी है, कोई भी अपन को जैसे हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहर में जाना है, आप फटाफट इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हो ना कि वहां पे कब फॉर्म की डेट है, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कैंपस कैसा है, ठीक है, शहर के अंदर है, बाहर है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी दिख जाएंगी आपको। तो आपको वहां जाने आने में जितना टाइम वेस्ट होता है, इतने में 5 मिनट में तो आप सारी जानकारी वहां ले लोगे, ठीक है। निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा, इंटरनेट, केबल, मोबाइल, उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। ये संचार के साधन हैं सारे। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। सबसे पहले भारत में जो डाक सेवा थी ना, वो विश्व में ही सबसे मतलब बृहत्तर विकसित सेवा थी, ठीक है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, स्पीड पोस्ट आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी, आजकल इसका चलन कम हो गया है। पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा इन्हें विभिन्न स्थानों तक बस, रेल तथा वायुयानों व जल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। आधुनिक संचार के साधनों में प्रमुखतः टेलीफोन, इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं हैं, ठीक है। अब इंटरनेट से तो आप वाकिफ हो ही, ये इसमें यही दे रखा है आपका। अब देखो पहले 2G चला, अब 3G, 4G, 5G, 6G आने वाला है, ठीक है ना। 5G तो नहीं है, आ जाएगा, अब शुरू होने वाला है 5G के ये मॉडल आ गए ना, सेट तो आ गए, ये 5G अब शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये चल रहा है तभी तो नाम आया है, जैसे 5G, 4G। अब इनकी स्पीड का अंतर है कि जो जो जैसे टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है त्यों तो ये फास्ट होता जा रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। तो जितना विकास होगा उतना ही जल्दी ये हर चीज की जैसे जानकारी लेना या कोई भी, तभी तो ये हायर एजुकेशन में इनमें देखते हो आप सब लैपटॉप और इनसे ही काम होता है आजकल। तो ये देखो इंटरनेट के माध्यम से अब ये पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा इसमें। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। उस समय एक सीमित क्षेत्र में ही इस नेटवर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता था। 1972 में ईमेल की शुरुआत में संचार, ये अंडरलाइन कर लो, याद रखना है तुम्हें, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हें। कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है जहां इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इस चीज से तो आप वाकिफ हो ही अब सारे, इंटरनेट से, मोबाइल से, टेलीफोन से, है ना, कि इनके फंक्शन क्या क्या है ये तो तुम्हें पता ही है सभी को। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है जो कम खर्चीली तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश विदेश के अलग जगह बैठे कई व्यक्ति
श्रव्य दृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी व शीघ्रता से भेजे हुए देखे जा सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में घटित प्रमुख घटना की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती है। इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं तक, मोबाइल सेवाओं के 2G, 3G व 4G नेटवर्कों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अब है टेलीफोन। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है। इसका आविष्कार ग्रैहम बेल ने किया। इसके पश्चात इसकी कार्य प्रणाली में तेजी से सुधार आता गया। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में एसटीडी व आईएसडी सेवाओं के आ जाने से देश व विदेश में सीधे ही नंबर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। एसटीडी व आईएसडी सेवाओं में देशों में शहरों के अंकीय कोड निर्धारित है, जिन्हें टेलीफोन नंबर के पहले डायल किया जाता है। डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती है। ठीक है, यह टेलीफोन तो अब कम हो गया, अब मोबाइल ज्यादा चलन में है। टेलीफोन संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आई है। मोबाइल सेवाओं से किसी भी व्यक्ति जो मोबाइल फोन सेवा का उपयोग कर रहा है सीधे ही बात की जा सकती है। मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं 3G व 4G उपलब्ध है, जिनके द्वारा वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशंस ने भी संचार सेवाओं को आसान व शीघ्र बना दिया है। दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन काफूर ने किया था, यह अंडरलाइन कर लो। मोबाइल का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार और इंटरनेट का कब शुरू किया गया, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब ये लेसन तो हो गया है कंप्लीट। मैंने तुम्हें कल कहा था